वेलकम ऑल। बात करेंगे आज एमएसीडी इंडिकेटर के बारे में और जानेंगे जो एमएसीडी इंडिकेटर है वो हमें कैसे एक स्टॉक में बाइंग और सेलिंग के सिग्नल देता है, क्यों ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले इंडिकेटर्स में से एक है और कैसे हम इसे छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी हमारी स्क्रीन के ऊपर एमएसीडी जो इंडिकेटर है वो यूज़ कर रहे हैं हम, और रिलायंस के चार्ट जो स्टॉक है उसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली हम इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें भी जानेंगे इंडिकेटर के बारे में कि कैसे वर्क करता है। एमएसीडी कुछ नहीं, हमारा मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस है। और जो एमएसीडी इंडिकेटर है वो एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है कि हमें ट्रेंड बताता है किसी स्टॉक में कि वो अगर कोई स्टॉक अपसाइड जा रहा है तो हमें इंडिकेटर से ये कंफर्मेशन मिलती है कि ये एक अपसाइड मूविंग स्टॉक है अभी, और इसमें अपसाइड मूवमेंट आ रही है तो इसे बाय करना चाहिए। और डाउन ट्रेंड अगर कभी किसी स्टॉक में आता है तो हमें डाउन ट्रेंड बताता है कि स्टॉक डाउन साइड जा रहा है तो इसमें हमें सेल करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जब स्टॉक में इसमें गिरावट आई तो यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिला कि यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर देखने को मिला डाउन साइड। यहाँ पे मैं ये जो लाइन्स है इनके बारे में बताऊंगा अभी आगे, और जो ये हिस्टोग्राम्स है इनके बारे में भी बताऊंगा कैसे वर्क करते हैं सब। बट हमें जो नॉर्मली जो सबसे इंडिकेशन मिलती है एमएसीडी से वो ये है कि ऐसा क्रॉस ओवर होता है जब ये ब्लू कलर की लाइन ये ऑरेंज कलर की लाइन क्रॉस ओवर देती है अप साइड से डाउन साइड में, तो एक डाउन साइड हमें मूव देखने को मिलती है स्टॉक में। और सेम अगर अपसाइड मूव देख अगर कभी देता है, जैसे यहाँ पे एक अपसाइड नीचे से अपसाइड हमें क्रॉसओवर देखने को मिला है, तो स्टॉक में एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिलती है। और कई बार यही चीज ये इंडिकेटर जो है हमें फॉल्स सिग्नल्स भी देता है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे ये नीचे से अपसाइड में हमें क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे हमें कोई ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है कि स्टॉक अपसाइड जा रहा है, बल्कि यहाँ पे डाउन साइड है स्टॉक। तो कई बार हमें फॉल्स सिग्नल्स भी देता है, तो ये सब हम जानेंगे। तो बेसिक्स हम जान लेते हैं एमएसीडी के बारे में। इसकी हम सेटिंग्स देख लेते हैं क्या क्या इसमें। सबसे पहले हमारा इंडिकेटर टाइम फ्रेम। इंडिकेटर टाइम फ्रेम कुछ नहीं, इसको हम सेम चार्ट रहने देंगे। जब भी हम किसी को जो इंडिकेटर यूज करते हैं उसमें अगर ये सेम चार्ट है तो यही रहने देंगे। अगर हम यहाँ पे 1 और 2 और 3 सेलेक्ट करेंगे तो इससे यही फर्क पड़ेगा कि हमारा जो एमएसीडी है वो 1 मिनट पे सेट हो जाएगा। बट जब हम जैसे कि यहाँ पे डे का मैंने चार्ट सेलेक्ट करके, अगर यहाँ पे मैं डे से मंथ करूंगा, मंथ से या फिर यहाँ पे अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम करूंगा या 1 मिनट का टाइम फ्रेम करूंगा, वो नहीं रहेगा। अगर मैं सेम रखूंगा सेमस चार्ट, तो सेमस चार्ट के अकॉर्डिंग जैसा मैं अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम करूंगा चेंज, तो 1 मिनट का ये जो एमएसीडी है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो इसको हम सेमस चार्ट रहने देंगे। और इसमें फास्ट लेंथ और स्लो लेंथ, इस एक के सामने 12 लिखा है, एक के सामने 26। फास्ट लेंथ क्या है? फास्ट लेंथ ये जो हमारी ब्लू लाइन है जिसको हम एमएसीडी लाइन भी कहते हैं, वो हमारी फास्ट लेंथ है। 12 ये है, 12 जो लिखा है इसका मतलब है 12 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो लाइंस है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइंस हैं। जो फॉर्मूला ये बनाया है 12 और 26 का बनाया है, जिन्होंने इन्वेंट किया था इस इंडिकेटर को, उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग ये जो 12 और 26 की वैल्यू है वो रखी है, और जो उनके हिसाब से सबसे सही वैल्यू थी वो रखी है। तो ये जो 12 की लेंथ, ये जो फास्ट लेंथ है जो एमएसीडी लेंथ है वो 12 है। अगर मैं यहाँ पे इसे चेंज भी कर देता हूँ, 12 को हटा के 1 कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारा एमएसीडी है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अब ये एक दिन का मूव एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा है, जिससे हमारी जो कैलकुलेशन होंगी एमएसीडी की वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, और यहाँ से हमें एक अच्छा सिग्नल नहीं मिल पाएगा, स्मूथ तरीके का जो सिग्नल चाहिए। इसलिए इसको हम 12 ही रहने देते हैं। और दूसरी आ गई हमारी स्लो लेंथ। स्लो लेंथ यानी हमारी सिग्नल लाइन आ गई, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये हमारी स्लो लेंथ है। ये हमारा 26 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये भी अगर मैं इसकी यहाँ पे वैल्यू चेंज करूंगा तो यहाँ पे भी दोबारा से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे इसमें, और काफ़ी अनस्टेबल हो जाएगा हमारा एमएसीडी, जिससे हम इसको देख के ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो इसकी जो वैल्यू हम 26 रहने देंगे। ये हमारे दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, तो इनकी वैल्यू सेम रहने देंगे यही। और आगे हमारा सोर्स। सोर्स में यहाँ पे क्लोज लिखा है, अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ओपन, हाई, लो, HL2, HLC3। ये जो क्लोज का मतलब ये है कि जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है लास्ट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वैल्यूज चेंज हुई है वो जो एमएसीडी में वैल्यू है वो चेंज हो रही है। अगर हम यहाँ पे ओपनिंग सेलेक्ट करते हैं, जो कैंडल की ओपनिंग है हर एक कैंडल की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज चेंज होगी। और HL2 हमारा हाई लो डिवाइडेड बाई 2, की हाई की वैल्यू और लो की वैल्यू दोनों को कंबाइन किया, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 किया। तो ये मतलब यहाँ पे HL2 का है। HLC3 हाई लो क्लोज 3, तीन वैल्यूज आई, हाई लो क्लोज और डिवाइडेड बाई 3, तो एक वैल्यू निकली। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कैलकुलेशन चेंज होगी एमएसीडी की, तो इसको भी हम क्लोज रहने देंगे जो डिफॉल्ट है। सिग्नल स्मूथ। सिग्नल स्मूथ में कुछ नहीं, अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं इसकी, तो
ये बिल्कुल गायब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमें स्मूथनेस दे रहा है कि कितनी स्मूथली जो हमारा MACD है वो वर्क कर रहा है। ये 1 से 100 तक रहता है, तो हम इसे 9 रहने देंगे। उसके बाद ये हमारे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग ऑसिलेटर और सिग्नल लाइन, इसको हम अंटी के रहने देंगे, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल जो है वो यूज़ करते हैं मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल इसलिए क्योंकि ये हमें जो वैल्यूज़ है MACD को थोड़ी बढ़ा के दिखाता है अच्छी तरीके से, इसलिए हम एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हैं। ये जो 12 और 26 यूज़ हुई है मूविंग एवरेजेस, ये एक्सपोनेंशियल है। तो यहाँ पे हमने सब देख लिया। अब अगर हम स्टाइल्स में देखते हैं तो स्टाइल्स में कुछ नहीं, सिर्फ कलर्स हैं। जैसे हिस्टोग्राम, ये जो बार्स हैं ये हिस्टोग्राम्स हैं, ये कलर्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये लाइंस है, यहाँ पे कॉलम्स है, जैसे कॉलम्स हिस्टोग्राम बने हैं। अगर हम यहाँ चाहे तो कुछ और सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हम यही रहने देंगे हिस्टोग्राम, इसको चेंज नहीं करेंगे। सॉरी। ओके, और देख लेते हैं और MACD में क्या क्या है। तो MACD में एक ये जो होती है, ये जो जीरो लाइन है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जीरो लाइन है, जिसके अप साइड में ग्रीन बार्स है, डाउन साइड में रेड बार्स है। तो जीरो लाइंस के ऊपरी ऊपर जो है हमारा जो मेन जो बार्स है वो मूव करती हैं, और जो हमारी सिग्नल लाइन और MACD लाइन है वो मूव करती हैं। अब ये कैसे मूव करती है, कैसे वर्क करती है, देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया, जब कोई स्टॉक, जैसे कि यहाँ पे स्टॉक ये मूव कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे डाउन साइड आया। तो यहाँ पे डाउन साइड जब आया तो हम देख रहे हैं यहाँ से एक अप साइड मूव देखने को मिल रही है स्टॉक में, और हमें ये सिग्नल, बाइंग का सिग्नल यहाँ से मिल जाता है MACD में। MACD में जब हमारी जो MACD की ब्लू कलर की लाइन है ये क्रॉस ओवर देती है ग्रीन कलर की लाइन को, और जो हिस्टोग्राम्स है, जैसे हिस्टोग्राम्स रेड है, रेड से ये ग्रीन साइड में जा रहे हैं और जीरो से अपर साइड की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव टेरिटरी में। तो यहाँ से हमें सिग्नल मिलता है कि स्टॉक में एक अपसाइड मूव आने वाली है, और जो स्टॉक है अपसाइड जाएगा, तो हम यहाँ पे इसे बाय कर सकते हैं। और जब हमें एक ऐसा क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, जब ग्रीन कलर के जो टेरिटरी में जब हमें डाउन साइड का क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, तब हम इस जो स्टॉक है उसको सेल कर देंगे, और जो प्रॉफिट है वो हमारा निकाल लेंगे। यहाँ पे एक ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। सेम अगर हमें डाउन साइड अगर मूव देखने को मिलती है, अगर स्टॉक ये जो है अप साइड में है, ग्रीन टेरिटरी में है, और यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर देखने को मिलता है डाउन साइड, जो हमारी MACD की लाइन है, अगर हमारी ये जो सिग्नल लाइन है इसको क्रॉस ओवर देती है डाउन साइड में, तो हमें एक मिलता है ये सिग्नल कि हमें सेलिंग करनी चाहिए स्टॉक में। और जैसे कि हमारे हिस्टोग्राम्स भी हैं, ये भी अपनी जो ग्रीन टेरिटरी से रेड टेरिटरी में आ रहे हैं, धीरे धीरे इसमें भी जो साइज इनका कम होता जा रहा है, तो हमें यहाँ से भी इंडिकेशन मिलती है कि यहाँ पर सेलिंग आने वाली स्टॉक में, तो यहाँ से डाउन साइड आना चाहिए स्टॉक। तो यह जैसे कि यहाँ डाउन साइड आ रहा है तो हमें सेल करना चाहिए, और जब हमें ऐसा क्रॉस ओवर दोबारा देखने को मिले डाउन साइड में, तो हमें सेल कर देना चाहिए। बट कुछ और चीज़ें मैं जैसे ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि ये हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, तो इंडिकेटर कभी भी हमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड होकर हमें बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर एक कोई भी लीडिंग इंडिकेटर नहीं था, हर एक इंडिकेटर एक लैगिंग इंडिकेटर है। मतलब ये जैसे कि अगर ये हमें सिग्नल मिल रहा है तो ये हमें थोड़ा लेट ही सिग्नल मिलता है हमेशा। जैसे कि स्टॉक यहाँ पे इसने हाई बनाया, बट हमें सिग्नल मिला इस कैंडल पे, इस कैंडल के पास आके अगली कैंडल के आसपास यहाँ पे ये अगर देखते हैं तो यहाँ पे इस कैंडल में और इस कैंडल के बीच में आसपास कहीं पे सिग्नल मिला सेलिंग का। तो जो इंडिकेटर्स है हमारे, कोई भी इंडिकेटर्स, वो जब स्टॉक में मूवमेंट आ रही होती है या आ चुकी होती है कई बार, उसके बाद हमें सिग्नल देते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि कोई भी जो इंडिकेटर है वो लीडिंग इंडिकेटर नहीं होता, सारे लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। बट कुछ इंडिकेटर्स में ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो बाकी लैगिंग इंडिकेटर्स के मुकाबले में थोड़े ज़्यादा जल्दी जो है रिजल्ट्स देते हैं। जैसे कि हमारे उसमें से हमारा एक MACD भी है, जिसमें हमें ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं अप साइड और डाउन साइड की, इसलिए हम इससे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये हमारा आ गया कि हमें जब क्रॉस ओवर मिलता है तो हमें बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें सिर्फ एक ही इंडिकेटर को यूज़ करके बाइंग सेलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें एक अपसाइड का क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है, यहाँ रेड टेरिटरी में अभी, और यहाँ पे वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है, और यहाँ पे हमें एक अपसाइड जो है क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा हमें मूवमेंट नहीं दिखी कि स्टॉक अपसाइड जा रहा है, बट यहाँ पे हमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रही है MACD में। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे उल्टा डाउन साइड मूवमेंट है। तो इस वजह से कई बार हमें जो है जो MACD जैसे इंडिकेटर्स हैं या फिर कोई भी और इंडिकेटर्स होते हैं, वो हमें फॉल्स सिग्नल्स भी देते हैं। तो इस केस में हमें नॉर्मली ये करना चाहिए कि हमें एक से ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज करने चाहिए। जैसे कि आप अगर हम MACD यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ हम RSI यूज़ कर सकते हैं, स्टोकेस्टिक RSI, और साथ में हमें जो स्टॉक है, स्टॉक के ऊपर जैसे ये सपोर्ट लाइंस और ट्रेंड लाइंस होती है हमारी, और रेजिस्टेंस लाइन, वो भी ड्रॉ करनी चाहिए, ताकि
हमें ताकि हम जब इन जो दो तीन चीजें हैं, जैसे सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन होगी हमारी, हमारे दो तीन इंडिकेटर्स हो गए, इनको कंबाइन करके यूज करेंगे तो हमें एक ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ट्रेडिंग के लिए। तो इस तरीके से हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि एक इंडिकेटर को यूज करेंगे तो हमें फॉल्स सिग्नल्स मिल जाते हैं कई बार। तो यहाँ पे हमने लाइंस की बात कर ली, अगर हम हिस्टोग्राम्स की बात करते हैं, ये जो बार्स हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं एक, तो हिस्टोग्राम्स में हम क्या देखेंगे, जैसे कि ये हिस्टोग्राम्स में जो बार्स हैं, यहाँ पे एक तो हमें ये जो लाइंस है ये ग्रीन टेरिटरी में है, जीरो से अप साइड में है। बट जो हिस्टोग्राम्स हैं वो देखने को हमें मिल रहा है कि वो डाउन साइड में, रेड साइड में बनते जा रहे हैं। और जो साइज है हिस्टोग्राम का वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं, पहले ये कम था, उसके बाद अगले में ज़्यादा हो गया, उसके बाद दोबारा ज़्यादा हो गया। तो इससे हमें इंडिकेशन, यहाँ से हमें ये इंडिकेशन मिलती है जो स्टॉक है, स्टॉक में कोई एक अच्छी अपसाइड मूव नहीं आ रही है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है स्टॉक में। भले यहाँ पे हमें कोई इतने ज़्यादा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस एरिया में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, कोई एक सडन डाउनसाइड देखने को नहीं मिल रही। बट जो हमारा एमएसीडी है उसमें हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो हमारे लाइंस है, एमएसीडी लाइन और जो हमारी दूसरी सिग्नल लाइन है, दोनों डाउन साइड मूव कर रही है। और साथ ही साथ जो हमारे हिस्टोग्राम्स है वो भी, उनका वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है डाउन साइड में। सो इससे हमें इंडिकेशन मिलती है कि एक डाउन साइड मूव आने वाली है स्टॉक में, जैसे कि यहाँ पे एक डाउन साइड मूवमेंट आई भी है। तो हमें यहाँ से भी ये इंडिकेशन मिलता है। तो हमें जो ये जो लाइंस है, इनको भी ऐसे, इनकी मूवमेंट ऐसे भी देखनी चाहिए कि ये किस तरफ को मूव कर रही है, बिना अगर क्रॉस ओवर नहीं दे रही तो। और जो हिस्टोग्राम्स है उसको भी हमें देखना चाहिए कि ये हिस्टोग्राम्स जो है इनके साइज किस तरफ को बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमें एमएसीडी इंडिकेटर है इसको यूज़ करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो एमएसीडी इंडिकेटर के ऊपर जो हमारी वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नए नए स्टॉक्स के ऊपर और नए नए जो इंडिकेटर और ऑसिलेटर्स हैं उनके ऊपर नई नई वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।